नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी ऐसे इंसान के शब्द जो किसी केस का हिस्सा तक नहीं है, किसी और के खिलाफ एक एंडसाइडेंडस यानी कि एक निर्णायक सबूत बन सकते हैं? आज हम भारत के नए साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंदर छुपी एक ऐसी ही दिलचस्प कानूनी पहेली को समझने वाले हैं, और वो है धारा 17। अब देखिए, ये कानून थोड़ा पेचीदा लग सकता है, तो इसको समझने के लिए हम एक बहुत ही सीधी सी कहानी का सहारा लेंगे। इस कहानी में सिर्फ 3 लोग हैं और उनके बीच एक ऐसा कानूनी सवाल है जो इस पूरे नियम को समझने में हमारी मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी का पहला हिस्सा। इसे आप एक कानूनी पहेली की तरह समझिए, जिसे हम सब मिलकर स्टेप बाय स्टेप सुलझाने वाले हैं। तो हमारी इस कहानी में 3 किरदार हैं। पहला है बी, जो एक मकान मालिक है। बी ने ए को काम पर रखा है। ए का काम क्या है? बी के लिए उसके किराएदारों से किराया वसूलना। और तीसरा किरदार है सी, जो कि एक किराएदार है और उस पर बी का किराया बकाया है। कहानी अभी तक तो बहुत सीधी और सरल लग रही है ना? लेकिन अब आता है कहानी में एक ट्विस्ट। मकान मालिक बी किराएदार सी पर केस नहीं करता, बल्कि वो किराया वसूलने वाले ए पर ही मुकदमा कर देता है। ये थोड़ा अजीब है, सही कहा ना? अब ये पूरा का पूरा मुकदमा सिर्फ एक बात पर टिका हुआ है। बी का ये दावा है कि ए ने सी से मेरा बकाया किराया नहीं वसूला। दूसरी तरफ ए अपना बचाव करते हुए कहता है कि वसूलने के लिए कोई किराया था ही नहीं, क्योंकि सी पर बी का कोई पैसा बकाया ही नहीं था। और यहीं पर हमारी पहेली का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। बी आखिर ए के खिलाफ अपना केस साबित करे तो कैसे करे? क्योंकि सच क्या है ये तो सी पर निर्भर करता है, और सी तो इस मुकदमे का हिस्सा भी नहीं है। तो भी इस मुश्किल से कैसे निकले? खैर, अच्छी बात यह है कि कानून के पास ऐसी पहेलियों को सुलझाने के लिए एक खास टूल होता है, और हमारे इस केस में वो टूल है धारा 17। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बहुत जरूरी कानूनी शब्द को समझ लेते हैं, स्वीकृति, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एडमिशन। इसका सीधा सा मतलब है किसी भी व्यक्ति का दिया हुआ ऐसा बयान जो केस से जुड़े किसी तथ्य के बारे में कोई नतीजा बताता हो, और इसी वजह से उसे सबूत की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो धारा 17 है ना, ये स्वीकृति के लिए एक बहुत ही खास नियम बनाती है। देखिए, आमतौर पर तो अदालत में सिर्फ केस से जुड़े लोगों के बयान ही मायने रखते हैं, लेकिन ये धारा कुछ खास हालात में किसी तीसरे पक्ष, मतलब जो केस का हिस्सा नहीं है, उसके बयान को भी सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत देती है। हाँ, लेकिन इस नियम को इस्तेमाल करने की 3 जरूरी शर्तें हैं। पहली शर्त, बयान उस व्यक्ति का होना चाहिए जिसकी देनदारी या जिम्मेदारी साबित करना जरूरी है। दूसरी शर्त, उस बयान का इस्तेमाल मुकदमे के किसी पार्टी के खिलाफ किया जा रहा हो। और तीसरी और बहुत जरूरी शर्त यह है कि वो बयान तब दिया गया हो जब वो व्यक्ति उस देनदारी के अंडर था। ठीक है, तो अब हम नियम के हिस्सों को समझ चुके हैं, तो चलिए अब इन्हें वापस अपनी कहानी से जोड़ते हैं और देखते हैं कि यह हमारी पहेली को कैसे हल करता है। यहीं पर, इस पॉइंट पर सारी कड़ियां आपस में जुड़ती हैं। हम धारा 17 की शर्तों को सीधे सीधे अपने किरदारों ए, बी और सी पर लागू करके देखेंगे। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। धारा 17 के हिसाब से मुकदमे का पक्ष कौन है? वो है ए, जिस पर केस हुआ है। तीसरा व्यक्ति कौन है? वो है सी, हमारा किराएदार। साबित क्या करना है? सी की देनदारी, मतलब उसका कर्ज जो किराया उसे बी को देना था, और इसलिए सी का कोई भी ऐसा बयान जिसमें वो ये मान ले कि किराया बकाया था, एक स्वीकृति बन जाता है। और जानते हैं सबसे बढ़िया बात क्या है? ये बात खुद कानून के अपने दिए हुए उदाहरण में साफ साफ लिखी है। सी का यह बयान कि उस पर बी का किराया बकाया था, एक स्वीकृति है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सा है कि बी अब सी के ही कहे हुए शब्दों को ए के खिलाफ अपना केस साबित करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, भले ही सी खुद अदालत में मौजूद हो या ना हो। तो पहेली तो सुलझ गई, लेकिन अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और ये समझते हैं कि ये छोटा सा नियम असल में हमारी कानूनी व्यवस्था में इतना जरूरी क्यों है। इसके पीछे का बड़ा सिद्धांत क्या है? इसका जो मेन आइडिया है वो ये है कि किसी व्यक्ति के शब्द किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ सबूत बन सकते हैं अगर उस पहले व्यक्ति की जिम्मेदारी ही केस का मुख्य मुद्दा हो। मतलब धारा 17 एक तीसरे पक्ष की जिम्मेदारी और केस के मुख्य पक्ष की लड़ाई के बीच एक लॉजिकल पुल बनाती है। और यह सिर्फ एक टेक्निकल नियम नहीं है, बल्कि सच्चाई तक पहुंचने का एक बहुत जरूरी जरिया है। ये नियम जरूरी तथ्यों को साबित करने का रास्ता देता है, खासकर तब जब कोई केस किसी तीसरे व्यक्ति की स्थिति पर निर्भर करता हो।
ये एक तरह से निष्पक्षता को भी सुनिश्चित करता है और जो प्रतिवादी है उसे उस स्थिति से मुकरने से रोकता है जिसकी देखरेख की जिम्मेदारी उसी की थी। और अंत में एक सवाल, न्याय की खोज में किसी अदालत में सच्चाई को साबित करने के और कौन-कौन से ऐसे अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट तरीके मौजूद हो सकते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर।